आर्थिक दृष्टिकोण से 1971 के भारत और 2025 का भारत के आंकड़े क्या कहते हैं? और इंदिरा गांधी जी जब 1971 में आई तो उनका एक लिगेसी था, क्योंकि आज का जो भारत है इंफॉर्मेशन का भारत है, आज का जो भारत है सूचना का तंत्र है। कि क्या ये कारण है कि नरेंद्र मोदी वो जब भी मुख्यमंत्री बने या प्राइम मिनिस्टर बने वो लगातार चुनाव क्यों जीतते जा रहे हैं? या हमारा जो प्रोडक्शन हो या जिस प्रकार से हम डिफेंस में भी अगर देख लें तो हर मामले में हम 71 से ज़्यादा आज की डेट में अचीव किया है। सामरिक रूप से, तकनीकी रूप से हमें वर्ल्ड के लेवल का एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। सर, दोनों पीएम रहे, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी हैं। इन दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंसेस था और है? अमेरिका भारत का कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, वो हमेशा से पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान में अरबों रुपए का डिफेंस का सामान छोड़ के क्यों गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द अपीलिंग भारत के इस शो में, जहां हम चर्चा करते हैं उन डीप और ना समझने वाले टॉपिक्स के बारे में, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपके पास इस सारे ज्ञान को लेकर प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड वार अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे 1971 और 2025 के भारत में कितना अंतर है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू पंकज जी। सर, ये बताइए कि 1971 में इंदिरा गांधी थी और 2025 में नरेंद्र मोदी है, तो 1971 के भारत में और आज 2025 के भारत में कितना कुछ अंतर है? देखिए पंकज, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो सवाल क्वेश्चन जो रेज किया है 1971 और 2025, ऑब्वियस है कि देश जब से बना है जी, चूँकि 71 में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो देश जब से ओरिजिन हुआ है 1947 के पहले तो हम कॉलोनाइज्ड थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उस समय भी प्रधानमंत्री बने और उनके भी फेजेस हैं। लेकिन आपने 71 चुना है, मैं समझ सकता हूँ कि आज का संदर्भ में चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तुलना किया जा रहा है इंदिरा गांधी जी का और मोदी जी का। तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में आपका ये सवाल है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि देखिए 1971 का जो भारत था वो एक तरीके से स्ट्रगलिंग भारत था, क्योंकि हम आप देख सकते हैं कि जो उस समय का अगर पूरा वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स दिखे तो पूरा कोल्ड वार का समय चल रहा था, पूरा शीत युद्ध में सारे देश लगे हुए थे, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे। और वर्ल्ड उस समय दो ब्लॉक में बटा हुआ था, एक अमेरिका जो कैपिटलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा था और दूसरा एक यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो सोशलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा था। और भारत उस अवस्था में, चूंकि नेहरू जी ने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो विदेश नीति की जो पॉलिसीज अपनाई थी, उसमें हम किसी ग्रुप में शामिल हुए नहीं थे जी। और इंदिरा गांधी जी जब 1971 में आई तो उनका एक लिगेसी था। उन्होंने जन्म से ही एक मतलब प्रधानमंत्री के घर में उन्होंने जन्म लिया, और जिस प्रकार का उनका एक अपब्रिंगनेस था, जिस प्रकार की उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, जो पॉलिटिकल एक उनका माइंड था, और मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रख के 1971 में जिस प्रकार की जो घटनाएं घटी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 के बाद हुआ था, और उस समय जो वेस्टर्न पावर्स थे उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए बंटवारा किया, लेकिन बाद में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जिस तरीके से ओरिजिन हुआ और बाद में 71 में बांग्लादेश के रूप में ओरिजिन हुआ, तो उसमें इंदिरा गांधी जी का पूरा जो उनका जो लीडरशिप था, जो उनकी एक जो पॉलिटिकल जो विलिंगनेस थी, और जिस तरीके से उन्होंने डिक्टेट किया उस समय पूरे वर्ल्ड को, मुझे लगता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव था भारत के लिए। और वो एक वर्ल्ड को, चूंकि जो वर्ल्ड के जो दो ब्लॉक्स थे, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज था इंदिरा गांधी की तरफ से, और उन्होंने उस चीज को करके दिखाया और बांग्लादेश का ओरिजिन किया 1971 में। तो इसीलिए उसको हम एज ए ग्लोरियस फेज
मान सकते हैं अपने भारतीय राजनीतिक इतिहास में। अब रही बात 2025 की, देखिए 2025 और 71 में जो मेजर डिफरेंसेस है, क्योंकि देखिए 25 में हम लोग आज सब ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जी, और 71 में हम लोग बिल्कुल एक तरीके से जो कोल्ड वॉर जो मैंने बताया पहले, दूसरा जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बड़ा ही मतलब एक स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि हम किसी ग्रुप के साथ अलाइन थे नहीं और हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे हर फील्ड में। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी का जो एक पॉलिटिकल जो उनका करिस्मेटिक जो बिहेवियर था, जिस तरीके से उन्होंने विद इन द स्टेट जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यूज भी किया और उसका मिसयूज भी किया, तो एक तरीके से उस भारत में, उस समय के भारत में और आज के भारत में बहुत ही अंतर है। क्योंकि आज का जो भारत है इंफॉर्मेशन का भारत है, आज का जो भारत है सूचना का तंत्र है। आज इंफॉर्मेशन सबको मिनट से पहले सेकंड में पहुंच जाती है। उस समय जो एक पॉलिटिकल जो लीडर्स होते थे, उनका समाज में जो एक परसेप्शन होता था, वो लोग उनकी बातों को भरोसा करते थे और वन साइडेड इंफॉर्मेशन होता था। वही पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के एक सेंटर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो लीडर्स जो बात बोल देते थे, जनता उस चीज को मानती थी। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। तो मैं अगर देखूं, अगर तुलनात्मक अध्ययन करूं 71 का और 25 का, तो मुझे लगता है कि आज का जो समय है बहुत ही चैलेंजिंग है। और आज हमारे पास 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और हमारा जो संविधान है जिस तरीके से सबको इक्वल राइट्स देने की बात करता है और जिस तरीके से हमारे समाज में विविधताएं हैं, हमारे देश की जो एक डाइवर्सिटी है, उसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग है। तो अगर आज हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 3 टर्म से 2014 से अभी तक जो लीड कर रहे हैं, और अभी आपने चूंकि 2025 का और 71 का पूछा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो भारत है विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है। दूसरा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो भारत है पूरे वर्ल्ड को जी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चल रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा, क्योंकि नेहरू जी ने नैम तो बनाया, लेकिन नैम का अगर सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन है, वो आज मोदी जी कर रहे हैं। सबको साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ भी इंगेज किए हुए हैं, रसिया के साथ भी इंगेज किए हुए हैं, चाइना को भी इंगेज किए हुए हैं, पूरा यूरोपियन कंट्रीज को इंगेज किए हैं। वेस्ट एशिया में इनकी एक अलग प्रकार की इन्होंने एक नीति लेके आई है, जो कि ट्रेड के माध्यम से हम सबको जोड़ रहा है। ये मतलब इट इज द बिगेस्ट वर्क क्रिएटेड बाय मोदी जी। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि देखिए एक चीज और हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपनी एक आइडेंटिटी होती है और जो भी व्यक्ति होता है उसके अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो प्रभाव होता है उसके पॉलिसीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंदिरा गांधी जी का जो पास्ट था, उनका जो एक्सपीरियंस था और मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप तुलना करते हैं तो आपको दोनों चीजों को तुलना करना पड़ेगा। मोदी जी कहां से निकल के आए, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने पॉलिटिकल जर्नी कैसे की, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात को किस तरीके से काम किया, फिर प्रधानमंत्री के रूप में आके पिछले 11 साल से 12 साल होने जा रहा है, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और उसमें इतना ही नहीं, पूरे आज वर्ल्ड में आप देखिए तो मुझे लगता है कि ही इज द वेरी पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। ये क्या ऐसा कारण रहा, जब आपने ये बात छेड़ी है तो एक क्वेश्चन निकल कर आया सर, कि क्या ये कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जब भी मुख्यमंत्री बने या प्राइम मिनिस्टर बने, वो लगातार चुनाव क्यों जीतते जा रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर भी और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी? क्योंकि भारत के ये 75-76 साल के लोकतांत्रिक जो चुनाव हुए उसमें अभी तक, चाहे वो अटल हो या उससे पहले एच.डी. देवगौड़ा रहे हो, बीच में बहुत सारा टर्मोइल भी आया, रीएस्टेब्लिशमेंट हुआ, गुजराल बने, बीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, उससे पहले चले जाइए तो मोरारजी देसाई, विश्वनाथ चौधरी जो थे अपने इनके अजीत सिंह के जो फादर थे, तो कोई भी टिक नहीं पाया और दूसरा टर्म रिपीट नहीं कर पाया। कांग्रेस फिर वापस आ गई, जो भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि नरेंद्र मोदी लगातार जो है डिफीट देते जा रहे हैं? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो बात अपनी पूरी इसके पहले कह रहा था कि किसी भी देश में, नेशन में मतलब कि बिहेवियरलिज्म पॉलिटिक्स होता है और जिसमें करिस्मेटिक बिहेवियर, तो आप मोदी जी का व्यक्तित्व देखेंगे तो उनका जो बिहेवियर और करिस्मेटिक बिहेवियर का है, वो मास लीडर है। और वो मास लीडर एक दिन में नहीं बने हैं,
उन्होंने समाज में, सोसाइटी में काम करके लोगों के बीच में जाके इस देश को समझने का प्रयास किया है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो उस समय उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने पहले अपने आप को नेतृत्व करने के लिए तैयार किया, उसके लिए आत्मसात किया। जो भारत का जो जनमानस है, जो भारत की जो सोसाइटी है, उसमें हम कैसे अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा कि हम किस जगह पे जाके यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी देश डिवीजन था, सोसाइटी बटी हुई थी। ऐसा नहीं है, आज भी 2014 के पहले के अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो हमेशा आप देखिए 90 के बाद से अलायंस की गवर्नमेंट रही है। और जिस प्रकार से 14 के बाद से एक पार्टी डायरेक्ट रूल कर रही है सेंटर में, और सेंटर में ही नहीं, आप देखिए स्टेट में भी इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी की सरकारें बन रही हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज द गोल्डन एरा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गोल्डन एरा है और डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, ये प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे वही है कि उनका जो कमिटमेंट है, जो कन्विक्शन है, क्योंकि वो जो कहते हैं उसको करते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हम सब लोग वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ चुके हैं जी, और कोई भी देश या समाज या व्यक्ति इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। और उसमें इस चीज को मोदी जी भली भांति जानते हैं कि अगर हमको देश को सस्टेन करना है, नेतृत्व करना है, तो हमें आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, तकनीकी रूप से हमें वर्ल्ड के लेवल का एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि पिछले 11 सालों में जिस प्रकार से पॉलिसी लेवल पे ऐसा कोई विभाग उठा के देख लीजिए जिसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। और मुझे लगता है कि उसी का कारण है जिसके चलते आज हम वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था बने और हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे वेस्ट को एक थ्रेट है, और उसी थ्रेट का नतीजा है कि जिस तरीके से साउथ एशिया रीजन में भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश का हो या अभी पहलगाम की जो घटना घटी है, और अभी जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में फिर से जो अरकाइन जो है वहां पे किस तरीके से 10 किलोमीटर के अंदर घुस गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भारत को काउंटर करने के लिए हो रही है। क्योंकि देखिए, आज वर्ल्ड में हम देखिए तो अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे भारत आ चुका है, और 5वें पे ब्रिटेन था, अभी शायद वो पीछे चला गया है, वहां जर्मनी आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट के लिए कितना बड़ा एक धक्का है, क्योंकि वो लोग भारत को कभी भी एज ए सीरियस नेशन के रूप में काउंट नहीं किया। वो सिर्फ अपने माल को, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचने के लिए उन लोगों ने भारत को यूज किया। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद से जिस प्रकार से सेल्फ रिलायंट को इन्होंने प्रमोट किया, जिस प्रकार से स्व का, जिसको बोलते हैं सेल्फ, हर व्यक्ति के अंदर उस नेशन के प्रति जो एक कमिटमेंट पैदा किया, मुझे लगता है कि वही कारण है। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने हमेशा अपनी बात में बोलते हैं कि 140 करोड़, 140 करोड़ एक कदम बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है तो हमारा 140 करोड़ देश कदम आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो थॉट है, ये जो संकल्प है उनका, आप उनके किसी भी योजना को, किसी भी प्लानिंग को आप देख लीजिए तो बिल्कुल तय निश्चित समय में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यही नतीजा है कि हम आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी, और जो समाज में खास करके जो एक अनरेस्ट था उसको भी बहुत हद तक इन्होंने दूर किया है अपने पॉलिसीज के माध्यम से। आर्थिक दृष्टिकोण से 1971 के भारत और 2025 का भारत के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, कि हम जब कभी भी जब दो रिजीम का तुलना करते हैं तो ऑब्वियस है कि आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1971 की बात कीजिए तो उस समय हमको लगता है कि जो हमारा आंकड़ा है वो $62 बिलियन का था इकोनॉमी, और आज हम लोग लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के लमसम में आ चुके हैं, यानी 3.78 के पास भी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना हमने ग्रोथ किया है। उसी प्रकार से अगर आप देख लीजिए, जो हमारी चाहे लिटरेसी रेट हो या हमारा जो प्रोडक्शन हो, या जिस प्रकार से हम डिफेंस में भी अगर देख लें, तो हर मामले में हम 71 से ज़्यादा आज की डेट में अचीव किया है। और ये सारी चीज़ें तभी अचीव होती हैं जब आपका एक पॉलिटिकल स्टेबल हो, आपके जो नेतृत्व करने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन सारे विषयों को वर्ल्ड के पैरामीटर पे देखें। क्योंकि देखिए, आज भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत एक जियो पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसे जगह पे बसा हुआ है जहाँ पे चारों तरफ घिरा हुआ है,
और जिस प्रकार से इसके जो नेबर कंट्रीज के साथ जो खास करके जो विदेशी जो शक्तियां हैं, जो डीप स्टेट के रूप में जानी जाती हैं, या जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को अपने फुलफिल करने के लिए एक जो मार्केट के रूप में यूज करता है, तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक पॉलिसीज और एक निश्चित पॉलिसी जिसके माध्यम से हम सारे जो हमारे जो चैलेंजेस है उस चुनौती को हम कैसे दूर कर सके, तो उसमें इन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक घटना बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद से भारत ने डिफेंस सेक्टर में पूरे वर्ल्ड के सामने जो अपने आप को एक प्रदर्शन किया भारतीय सेना ने, जिस प्रकार से ये पूरा दिखाता है कि भारत सरकार ने पिछले 11 साल में कितना तकनीकी रूप से विकास किया है। ये जिस तरीके से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट के जो ठिकाने थे, और उसके बाद से उसके जो 11 एयर बेस थे पाकिस्तान के, और भारतीय सेना ने जिस सूझबूझ से और जिस आज के इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये जो जिस तरीके से उन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक आई ओपनिंग का काम किया है। और भारत ने एक पूरे विश्व के राजनीति में, खास करके डिफेंस सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में तो हम चौथे नंबर पे आ ही चुके हैं। हम 71 में कहाँ थे, 65 US बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, आज हम 3.78 के पास पहुंच गए, तो मुझे ट्रिलियन पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस में भी हमने अपने आप को स्थापित किया है, और ये विश्व के लिए बड़ा ही एक मैसेज है भारत की तरफ से। पर कैपिटा इनकम भी सर लगभग वहाँ 1971 में जहाँ $120 पर ईयर थी, वो बढ़कर $2800 पर ईयर हो गई है आज के रिजीम में। वहीं से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो उस समय 140 थी, आज जो कि 27 हो गई है। लिटरेसी रेट उस समय जो था, जो आपने पहले ही जिक्र किया था कि आज बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि उस समय 34%, मात्र 34% लोग ही जो थे वो लिटरेट थे, और आज ये आंकड़ा जो है नेशनल लेवल पे 78% के आसपास ये पहुंच गया है। और प्लस में सर उस समय हम पूरी दुनिया में हमारा 17वां रैंक था, और आज जो आपने बताया कि 4th और 5th हम पहुंच गए हैं, तो ये तो एक काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि एक विजनरी लीडरशिप नेतृत्व कर रहे हैं भारत का, और जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट के ध्यान में रख के सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भारत का ओरिजिन के समय से आप देखिए, तो हमेशा से जो विदेशी एजेंसियां हैं, कभी CIA, कभी KGB, इन सब का रोल रहा है। अगर आप USSR भी जब था, आप उस समय जब हम एक तरीके से जब USSR का डिक्लाइनेशन नहीं हुआ था, तो उसमें KGB का इंटरफेरेंस पूरे भारत में था। अगर आप पुराने रिसर्च और हमारे जो आंकड़े हैं, अगर आप इस पे आप देखिए, तो आपको बहुत सारे डाटा निकल के आएंगे कि किस प्रकार से जो एजेंसीज थी, सेक्रेट एजेंसीज जो थी, भारत में हर चीजें तय करती थी। लेकिन 2014 के बाद से उन सब की दुकान बंद हो चुकी है, और मुझे लगता है कि भारत का जो इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड के इंटेलिजेंस को चुनौती देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो बहुत सारी ऐसी चीजें घटनाएं घटी, आप देखिए, हमने न्यूक्लियर, जो इंदिरा गांधी ने सबसे पहला न्यूक्लियर जो किया 1974 में, वो किसी को कानो कान पता नहीं चला। अटल जी के समय में जब हुआ, वो भी किसी को कानो कान पता नहीं चला। हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगाए गए, अमेरिका के द्वारा लगाया गया, वेस्ट के नेशन के द्वारा, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी और भारत की जो इंटेलिजेंस वो कितना अपने आप को मजबूत कर रखा है। तो इस चीज को हमें ये भी समझना होगा। और देखिए, और आज के डेट में आपको मल्टी कॉर्नर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वो कोई भी देश हो या कोई भी राज्य भी अगर अपना ग्रोथ चाहता है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में विदाउट इकोनॉमी यू कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए अर्थव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। आज अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, तो आपके पास सामरिक स्थिति भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज कहा गया है, अभी इसके पहले मोदी जी ने बोला कि शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो भारत ने जो अपने पॉलिसीज में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा करते आ रहे हैं, उसमें जो चेंज किया है, पहले भारत को एक सॉफ्ट नेशन के रूप में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, तो मुझे लगता है कि अभी का जो नेतृत्व है वो सबको लेके चल रहा है। वो हम किसी को आंख न दिखाएंगे, न कोई किसी का हम आंख देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट जिस देश का नेतृत्व करने वाला हो, तो आप समझ सकते हैं कि
भारत की जो विदेश नीति है और आंतरिक नीति है, किस प्रकार से इस चीज़ को डील किया जा सकता है। क्योंकि आज आपके सामने अमेरिका जैसा जो राष्ट्र है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल नेशन है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने पूरे वर्ल्ड में अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए, उसको पाकिस्तान भी चाहिए, उसको पैलेस्टाइन भी चाहिए, उसको बांग्लादेश भी चाहिए, उसको गाजा भी चाहिए, और साथ में उसको दूसरे नेशन से ट्रेड भी चाहिए। तो इस पॉलिसीज को समझने की जरूरत है, और भारत की जो आज की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन विभाग है, वो इस चीज को पूरी अच्छे तरीके से समझ चुका है। और आप इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अभी रसिया यूक्रेन क्राइसिस में जिस प्रकार से भारत ने, चूंकि भारत का नेचुरल एलाई रसिया ही रहा है और हमेशा से उस पर हमने ट्रस्ट किया है और उसने भी हम पे ट्रस्ट किया है। 1971 में आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी जब ऑपरेशन जब बांग्लादेश का चल रहा था, तो उस समय जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भारत को एक तरीके से काउंटर करने का प्रयास किया था, लेकिन निक्सन थे, निक्सन ने एक प्रयास किया था, लेकिन रसिया भारत के साथ खड़ा रहा। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो इंदिरा गांधी के समय में रसिया ने जो सपोर्ट, यूएसएसआर ने जो सपोर्ट किया था, उसका आज उन्होंने वो कर्ज उतार दिया। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में उसके ऊपर पूरा सैंक्शन लगाया गया पूरे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, लेकिन भारत ने उसके साथ ट्रेड किया, उसका ऑयल को खरीदा, उसके तेल को खरीदा, उसके गैस को खरीदा, और एक तरीके से उसने उसकी इकोनॉमी को बचाई। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज में आप युद्ध लड़ना तो ठीक है, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था, जब कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लेकिन रसिया का अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुआ है और अभी तक युद्ध जारी ही है, 2.5 साल से ज्यादा होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपना जो कमिटमेंट था एक नेचुरल एलाई का रसिया के साथ, उसने बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल किया है। और इसका पूरा क्रेडिट आज के हमारे नेतृत्व, जो मतलब डॉलर की जगह उन्होंने रूबल को, बिल्कुल, उन्होंने डॉलर को काउंटर करने के लिए रूबल करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया और उसका बेनिफिट मिला। तो ये पूरा क्रेडिट भारत के नेतृत्व को जाता है। भारत में जो आज के डेट में जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, उनको जाता है। डी डॉलराइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ये डी डॉलराइजेशन क्या है सर? देखिए, बेसिकली डी डॉलराइजेशन क्या है कि जो आज अमेरिका की जो हेजेमनी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है व्यापार डॉलर में करता है, और पूरा आप एनर्जी सेक्टर्स के जितने भी प्रोडक्शन है या फिर डिफेंस के, सारे चीज डॉलर्स में होते हैं। अभी तक किसी ने भी उसके काउंटर में तैयार नहीं किया। पहली बार इस तरीके की चीजों को एक्सपेरिमेंट किया गया और वो सफल हुआ। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जब आप आर्थिक रूप से अपने आप को सामरिक बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो ऑब्वियस है कि हर नेशन अपने आप को सॉवरेन स्टेट के रूप में घोषित करता है। तो अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो भी उसके लिए उचित कदम है उसको उठाने चाहिए, और भारत आज वही कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रंप 2.0 में, ट्रंप ने आने के बाद से जिस प्रकार से उसने पूरे अपनी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज को पूरा यू टर्न ले लिया। आप कभी समझ सकते थे कि वो यूरोप का विजिट न करके वेस्ट एशिया में विजिट कर रहे हैं? अमेरिका की जो पॉलिसीज है, अब जितने भी राष्ट्रपति बनते थे पहले यूरोप में जाते थे, लेकिन ट्रंप वेस्ट एशिया से विजिट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रायोरिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है और हर चीज को ट्रेड में देखता है, और अमेरिका शुरू से ही ट्रेड को प्रमोट किया है, और एक तरफ एक हाथ में ट्रेड और एक हाथ में डिफेंस, एक हाथ में युद्ध, ये दोनों चीज साथ में लेके चला, और एक तीसरा पीस की भी बात करना, ह्यूमन राइट्स की बात करना। तो ये बड़ा ही आपस में कंट्राडिक्शन है। तो अब धीरे धीरे विश्व के सारे देश इस सब चीजों को समझ रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है। और ये सारी चीजें अगर चेंज होगी, क्योंकि देखिए ये साउथ एशिया जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी रीजन में है। एशिया, अगर आप कॉन्टिनेंट, चाइना है बड़ा देश, एशिया, इंडिया है, तो लगभग, तो आप समझ सकते हैं कि जहां मासेज है, जहां पे लोग हैं, वहीं पे तो इकोनॉमी होगी। तो आने वाला जो समय है, और उसमें भारत जिस तरीके से अपने आप को इमर्जिंग कर रहा है हर फील्ड में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ही, और ऑब्वियस है कि बहुत सारे जो वर्ल्ड की एजेंसीज हैं, बहुत सारे जो एकेडमिशियन, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सब के इस चीज पे आ चुके हैं कि आने वाले समय भारत का है। सर, दोनों पीएम रहे, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी हैं, इन दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंसेस था और है?
देखिए पंकज जी, सबसे पहले किसी भी नेशन के लिए मिलिट्री का होना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि जो अगर अपने आप को आप नेशन मानते हैं, सॉवरेन स्टेट मानते हैं, तो आपको मिलिट्री चाहिए जी। क्योंकि ये हमेशा से इतिहास रहा है। जिस देश की मिलिट्री नहीं है उसको एक छोटा देश भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए आज जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके मिलिट्री के दम पे है। और आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में अगर आप देखिए डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन करने वाले जो नेशन है उसमें नंबर 1 पे अमेरिका आता है। अच्छा। नंबर 2 पे रसिया है, नंबर 3 पे फ्रांस है, नंबर 4 पे चाइना है, 5वें पे जर्मनी है। और ये वर्ल्ड का 75% डिफेंस का प्रोडक्ट ये लोग प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इकोनॉमी है। ये 4-5 देश मिलके, 5 देश मिलके। और ये लोग, और ये हमेशा इनका एक मोटिव रहता है कि वर्ल्ड के इस कॉन्टिनेंट में किसी न कहीं युद्ध होते रहे। आपको सोचना चाहिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान में अरबों रुपए का डिफेंस का सामान छोड़ के क्यों गया, उसका रिपरकशन आज देखने को मिल रहा है। उसके पहले वहां पे रसिया था, रसिया को वहां से हटाने के बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने वहां पे एक तरीके से अपने आप को प्लांट किया और 10 साल वहां पे जिस तरीके से अफगानिस्तान में पीस के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और सब कुछ छोड़ के चला गया। तो इसके पीछे भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक पॉलिसीज थी। और आज उसी के तहत आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानाइजेशन है, वहां जो BLA है, वहां से बांग्लादेश में किस तरीके से चीजों को पहुंचाया जा रहा है, पाकिस्तान को कैसे काउंटर किया जा रहा है। तो आप देखिए कि पूरे साउथ एशिया रीजन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके पास एक से एक टेक्नोलॉजिकल हथियार, तो कहां से आ गए? तो अमेरिका क्या जानबूझ के छोड़ के, मतलब देखे तो नहीं गया, उसकी स्ट्रेटजी थी। और आज उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि हर जगह पे एथनिक क्लासेस हो रहे हैं वहां पे। तो इसको भी पूरे वर्ल्ड के नेशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज जो विश्व है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये दो ऐसा तंत्र है कि आपको कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता है। तो भारत इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, इम्पावर कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी गति और तेज होगी, क्योंकि आने वाला समय AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अभी देखिए कि किस प्रकार से अभी ड्रोन और टेक्नोलॉजी का वार हो गया है जी, और भारत उसमें महारत हासिल कर ली है। इजराइल के साथ मिलकर भारत में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के सामरिक दृष्टिकोण से। जियोपॉलिटिकल लेवल के जो फ्रंट लाइंस हैं दोनों देशों के, वो किस तरीके से बदले हैं? जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और जो 1971 में भी हुए थे और 2025 में हुए, ये दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए पंकज जी, ये जो पाकिस्तान है इसे मैं नेशन के रूप में नहीं देखता हूँ। अगर आप इसका स्टडीज कीजिए तो ये नेशन है ही नहीं। ये हमेशा से एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा पाला गया है, गोद लिया हुआ पाकिस्तान है। आप देखिए एक समय अमेरिका भारत का कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, वो हमेशा से पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। अगर आप उसके डीप स्टडीज कीजिए, उसके रिसर्च पे जाइए, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने शुरू से ही सपोर्ट किया। और यहाँ तक भी रिपोर्ट आ चुकी है कि वहाँ के जितने भी जो फंडामेंटलिज्म है और जिस प्रकार से वहाँ पे फंडिंग वहाँ किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल आता है, जिसको हम आज डीप स्टेट के रूप में देखते हैं, जो वहाँ का डिफेंस सेक्टर है उसके रूप में देखते हैं। तो उसका इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान कभी भी भारत का नेचुरल फ्रेंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका ओरिजिन ही इंडिया के एनिमिटी पे हुई है। अच्छा, तो ये चीज बिल्कुल, और इस नेतृत्व ने समझा। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया, इसके पहले अटल जी जब थे उन्होंने प्रयास किया, इसके पहले जितने भी लोग थे सबने प्रयास किया, लेकिन सभी के प्रयास असफल हुए। लेकिन अभी का जो नेतृत्व है भारत का, उसने बिल्कुल रियलिज्म को फॉलो किया है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा, सुरक्षा को आगे रखा।
2-3 घटनाएं घटी हैं 2014 के बाद से, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से भारत ने काउंटर किया, मुझे लगता है कि वो एक मैसेजिंग था और पूरे वर्ल्ड के सामने उसको आज के डेट में भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कॉर्नर है, कोई भी देश खुल के सपोर्ट नहीं आ रहा है। भारत के जो दुश्मन एनिमी नेशन है वो लोग सपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना खुल के उसके साथ खड़ा है, लेकिन वो भी उसका भी एक स्टैंड है क्योंकि उसका वहां सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक तरफ भारत के साथ ट्रेड भी कर रहा है, तो ये भारत के लिए एक चैलेंजिंग है कि हमें कैसे चाइना को डील करना है, क्योंकि आप अगर देख लीजिए ट्रेड के मामले में तो चाइना के साथ भारत का इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, और एक तरफ वो पाकिस्तान में वहां टेररिज्म को सपोर्ट करता है, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारत के जितने नेबर कंट्रीज हैं, जो आपने पूछा कि भारत की जो जियो पॉलिटिक्स में, सब तो भारत से ही निकले हुए देश है और सब आज भारत के हिस्से हैं, सब भारत के हिस्से हैं, लेकिन आज वो सब भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस पे भारत को अपना स्टैंड चेंज करने की जरूरत है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक नेबर पॉलिसीज, नेबर नेशन के नाम पे जिस प्रकार से हम अपने पॉलिसीज में उनको हर जगह सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए, वो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, क्योंकि जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम अपना आंतरिक ग्रोथ नहीं कर सकते। और उसमें खास करके इस तरीके के देश जो कि जिनका कोई इकोनॉमिक आधार नहीं है, जो एड के आधार पर चले जाते हैं। अब श्रीलंका आपका सामने का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से श्रीलंका में सिविल वार हो गया और चाइना ने किस तरीके से एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को वहां पे बिल्कुल फेल्ड स्टेट बना दिया। पाकिस्तान का भी हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार थी, एक सेंट मार्टिन लैंड के लिए, आइलैंड के लिए शेख हसीना एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा वहां से, और आज भी अभी भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगस्त की घटना है और अभी तक वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। इंडिया, यूएसए और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, इंडिया और यूएस का, और यूएसए और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, जो 1971 के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से चीजें थी, शिफ्ट हुआ। आज के डेट में जो इंडिया है वो यूएसए को और पाकिस्तान को, और यूएसए पाकिस्तान को किस तरीके से डील कर रहा है? देखिए, ये जो मतलब आज का जो 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, तो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है, शुरू से ही प्रो पाकिस्तान रहा है और हर समय पे उसको मदद किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब रही बात, आज भारत ने जिस प्रकार से अमेरिका के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाया है, वो चाहे इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हो, मनमोहन जी के समय में ये डील जो हुआ था, अगर आप उस समय से अगर अभी तक आप देखिए, और खास करके 90 में जब हमने एलपीजी भारत के लिए ओपन किया, तो उस समय से अगर आप देखिए तो भारत ने बड़ा ही स्लोली हर सेक्टर में अमेरिका के साथ इंगेज किया है। क्योंकि एक चीज तो आपको समझना होगा कि जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री अर्थव्यवस्था में, अगर आप अपने आप को अर्थव्यवस्था में या सामरिक दृष्टिकोण से अगर मजबूती चाहते हैं, तो उसका आपको सहयोग लेना ही पड़ेगा। और उसमें भारत ने बड़े ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड के साथ बड़ा ही अच्छा रिलेशंस अमेरिका के साथ बनाया है। तो जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो यूएस और इंडिया का बहुत ही स्ट्रांग है। और आज यूएस के लिए भारत भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के लिए यूएस जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाइना जो है, चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अमेरिका इस चीज को जानता है। अमेरिका की जो जनमानस है, जो अमेरिका का जो पॉपुलेशन है, जो अमेरिका की जो वॉइस है, वो इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है। और भारत उस चीज को पिछले 77 साल से एक्सिक्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में अमेरिका ने भी भारत को उसी तरीके से देखा है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी ट्रंप 2.0 में उन्होंने जो टैरिफ वार शुरू किया, तो आप देखिए कि वर्ल्ड के सारे नेशन पे उन्होंने टैरिफ लगाया। चाइना पे लगभग 140% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत एक पोटेंशियल नेशन है, उसके साथ एक हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो अमेरिका भी इस चीज को समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारत और अमेरिका का जो संबंध है, उसको अगर हम पाकिस्तान के साथ तुलना करें, तो पाकिस्तान का उसका सिर्फ एक
बैटल फील्ड के रूप में उसको यूज कर रहा है वहां पे। लेकिन चूंकि कोई भी नेशन है ट्रेड से चलता है, तो मुझे लगता है कि भारत अमेरिका की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। अब रही बात कि जहां पे हम कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विचार है, वो पूरे मानव सभ्यता के लिए ही नुकसानदायक है। और उसमें जिस तरीके से भारत ने पूरे वर्ल्ड के सामने इसको एक्सपोज किया है, और वर्ल्ड का देखिए कोई भी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, अभी वहां पे रिपब्लिकन की सरकार है, इसके पहले डेमोक्रेट्स की सरकार है, ब्रिटेन में भी लेबर पार्टीज और कंजर्वेटिव पार्टी है, आप फ्रांस में भी देख सकते हैं, हर जगह तो जनता इस चीज को लाइक नहीं करती है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करें। 9/11 की जो घटना अमेरिका में घटी और जिस प्रकार से वहां पे पूरे यूएस के जनमानस में जो एक आतंकवाद के प्रति जो एक रोष हुआ, और भारत उसको पहले से कहते आ रहा था, यूएनओ तक इस विषय को लेके गया, पूरे हर फोरम पे इसको चर्चा किया। भारत आज भी जब किसी भी देश के साथ बायलैटरल रिलेशन करता है तो उसमें टेररिज्म काउंटर पार्ट को उसमें बिल्कुल उस चीज को एक्सचेंज करता है कि हम इसको कैसे काउंटर करना है। हमारा किसी भी नेशन के साथ जगह हमारी ट्रेड पॉलिसीज अगर एग्रीमेंट होती है तो उसमें टेररिज्म सबसे नंबर 1 पॉइंट होता है कि उसे हमें काउंटर करना है, वो चाहे ग्रीन इन्वायरमेंट को लेके हो, इन जो हमारा एनर्जी को लेके हो। जी, भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ों पे ऑब्वियस है कि भारत को थोड़ा सा बिल्कुल ब्लाइंडली अमेरिका पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी का जो नेतृत्व है उन सब चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से जानता है। और आप ट्रंप ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मोदी इज द टफ बार्गेनर। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे एक राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में पब्लिकली इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब वो टेबल पे, बार्गेनिंग टेबल पे, ट्रेड टेबल पे जब ये लोग बैठता होगा तो भारत अपने पक्ष को अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किस तरीके से रखता होगा। सर, ये रसिया चाइना क्लोज आ रहे हैं और इंडिया चाइना के साथ स्टैंड अप भी हुए, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या स्थिति थी 1971 में और आज 2025 के इस दौर में? एक तरफ रसिया है, चाइना है, फिर इंडिया है और फिर चाइना है, तो ये 3 बड़े देश हैं इस रीजन में। तो अगर देखिए, अगर इसके पीछे अगर आप देखिए तो इसके पीछे भी पूरा अमेरिका ही है, क्योंकि नंबर 1 ये नंबर की लड़ाई है। जी जी। चाइना को, आज चाइना का जो ग्रोथ है वो अमेरिका के चलते ग्रोथ है, और अमेरिका ने चाइना को अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने अपने इंपीरियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए जिस तरीके से अपने इकोनॉमिक और क्रोनी कैपिटलिज्म को ग्रोथ किया, और पूरे विश्व में जो एक पैरेलल अमेरिका के साथ सामने खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत के साथ इंगेज कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि जितना भारत को जरूरत है अमेरिका, उतना अमेरिका को भारत की भी जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, रसिया। देखिए, रसिया और चाइना कभी नेचुरल एलाई हो नहीं सकते, लेकिन अभी इसके पहले जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में बाइडेन गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ ओपनली खड़े होकर, और खास करके जो नाटो के जो नेशंस थे वो सबने जिस तरीके से उसके सपोर्ट में खड़े आए, और तब रसिया की एक मजबूरी बनी कि चाइना के साथ जाने के लिए। तो वो भी उसका भी एक स्ट्रेटेजिकल ही टाई अप है। अब रहा बात इसमें भारत, तो आप देखिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, वो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या सामरिक व्यवस्था के क्षेत्र में या ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र में, क्योंकि भारत का आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए तो सैचुरेशन नहीं है। हर फील्ड में यहाँ पे पोटेंशियल है, कोई भी फील्ड इसका सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो विश्व की जितने भी जो कैपिटलिस्ट जो कंपनीज हैं वो सब भारत की तरफ देख रही हैं, भारत की तरफ आना चाहती हैं। तो ये नंबर की लड़ाई है, और अमेरिका उस नंबर को मेंटेन रखना चाहता है। उसे इस चीज का भय है कि जिस प्रकार से साउथ एशिया में और एशिया रीजन में जिस तरीके से जो आप पिछले 10-15 सालों में आप देखिए जो ग्रोथ का जो लेवल और खास करके जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक काउंटर, अपने आप को काउंटर होने के लिए उसको लगता है कि हो सकता है, इसीलिए वो सबको इंगेज करके रखा है। आप देखिए आज ट्रंप आने के बाद से वो रसिया के साथ होने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है,
भारत के साथ स्ट्रेटेजिकल रिलेशन में ट्रेड कर रहे हैं और वहीं एक तरफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो यूएस की जो पॉलिसीज है सबको उलझा के रखना, तो बेसिकली ये एक चेन है। और लेकिन ये चेन बहुत समय तक इस तरीके से नहीं चलता, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन की यही एक ब्यूटी है कि वर्ल्ड के सारे ह्यूमन बीइंग एक हो चुके हैं और नेशनल इंटरेस्ट सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अमेरिका के लिए है। और हर देश इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना चाहता है। सर, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उस समय की जो पॉलिसी थी, खास करके जो एशियन कंट्रीज के साथ जो इंटरेक्शन था वो कम था। और अभी जो मोदी जी आए हैं वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए, आते के साथ ही जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये पैराडिज्म शिफ्ट क्यों हुआ? नहीं, देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि विदेश नीति जो होती है एक दिन का विषय नहीं होता है। और अगर आपको एक लंबा दूरी तय करना है तो आपको सिर्फ बड़े देश की तरफ ही नहीं देखना है, जो छोटे छोटे देश हैं। और भारत का साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जितने नेशन उनके साथ एक बड़ा ही नेचुरल और ट्रेडिशनल ट्रीटी रहा है एंशिएंट पीरियड से। उसको मोदी जी ने इनलाइटिंग किया है, एक्टिव किया है, क्योंकि सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं भारत के साथ। अगर भारत का, अगर आप एंशिएंट इतिहास पढ़िए, आप उसमें रिसर्च कीजिए, तो आपको दिखेगा कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन और भारत के बीच में बहुत गहरे संबंध रहे। ट्रेड उस समय भी होते रहे, जो कि पिछले कालखंड में इस पे किसी भी देश के नेतृत्व ने काम नहीं किया। और आज उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि हम हर लेवल पे उनके साथ इंगेज हो रहे हैं, कल्चरली इंगेज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली इंगेज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंगेज कर रहे हैं। आज वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर विश्व में अपने आप को नंबर 3, 2 पे लेके जाना है तो आपको इस तरीके की चीज़ों को करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि कोविड एक महामारी थी, पैंडेमिक था, वर्ल्ड पैंडेमिक था, लेकिन भारत ने इसमें जिस तरीके से अपने विश्व के सभी देशों के साथ, खास करके जो इवन अफ्रीका में भी, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी, उसमें जो एक अंतर्राष्ट्रीय नीति की जो एक पॉलिसीज होती है उसको फॉलो किया, सबको मदद किया। अभी तुर्की, जो कि अभी पहलगाम घटना में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया हो, टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जब अभी वहां पे कुछ दिन पहले वहां पे जब भूकंप आया था तो भारत सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारे मदद किए वहां पे। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति में इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ हमारा जो देश जिसको हम मदद कर रहे हैं वो हमारे साथ क्या कर रहा है। जी। जो ट्रीट फॉर ट्रैट की जो पॉलिसीज है उससे भारत, और मुझे लगता है कि भारत उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। और जिस प्रकार से अभी पहलगाम घटना के बाद से बहुत सारी ऐसी ट्रीटी थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें जिस तरीके से चेक कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम हो। सर, अगला सवाल जो है हमारा बिजनेस, ट्रेड और जो ग्लोबल इमेज जो बनी है भारत की, उससे है कि किस तरीके से जो बिजनेस और ट्रेड के फ्रंट पर इंडिया जो है वो कितना ग्लोबलाइज हुआ है। देखिए, एक तो भारत का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो अपने आप में ही ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि भारत को अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, उसके स्पिरिचुअलिज्म को देखें, तो इसका पहले से ही पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन जो वेस्ट की खास करके जो नीति रही है वो हमेशा से ईस्ट के इस तरीके की चीजों को डिमीन किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप पिछले 10-12 सालों में आप देख सकते हैं कि भारतीय कल्चर को, जिसको हम बोलते हैं कि भारत का जो सॉफ्टनेस है, जो सॉफ्ट पावर के माध्यम से जिस प्रकार से वर्ल्ड में पूरा पेनिट्रेट किया है, तो मुझे लगता है कि ये इसके बहुत बड़ी पॉजिटिव विक्ट्री है। और पूरे वर्ल्ड में आज भारतीय कल्चर को, सभ्यता को अडॉप्ट किया जा रहा है। क्योंकि भारत का जो रिलीजियस, कल्चरल जो टॉलरेंस है जी, वो विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं है। और जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इन सब चीजों को समझता है, उसको देखता है और फिर उसको अडॉप्ट करता है जी। तो भारत की जो अडॉप्टेशन की जो अप्रोच रहा है विश्व में बढ़ा है।
इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से भारत के अंदर टूरिज्म का विस्तार हुआ है, वर्ल्ड के हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से भी लोग वहां जा रहे हैं। तो ये जो एक ट्रस्ट बना है पूरे विश्व के साथ, तो मुझे लगता है कि भारत की पोटेंशियल है, भारत की क्षमता। अभी भी बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी भी सरकार को कार्य करने की जरूरत है, जिससे हम वर्ल्ड के लोगों को और जोड़ सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो आप देखिए कि भारत के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है जी, जो कि वर्ल्ड लेवल पे उस प्रोडक्ट को हम लेके जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी भारत की जो अभी वर्तमान मोदी जी की जो सरकार है, एमएसएमई के माध्यम से, सेक्टोरल सेक्टर के माध्यम से उस पर काम कर रही है, क्योंकि आपको वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। और ऑब्वियस है कि उनका जो एक नारा भी है, वोकल फॉर लोकल। तो अगर इसको हम पूरे विश्व में अगर लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, आज के डेट में जो वर्ल्ड का मार्केट है वो सबके लिए ओपन है। हमें सिर्फ उसको वर्ल्ड के मार्केट के हिसाब से तैयार करना है। और पूरा विश्व खड़ा हुआ है कि हम भारत की चीजों को लेंगे, क्योंकि इतिहास रहा है। पहले भी आप देख सकते हैं कि ट्रेड में भारत का वर्ल्ड के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। वो चाहे फूड का मामला हो, मसाले का मामला हो, अभी टेक्नोलॉजी में खास करके जिस तरीके से हम अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में जैसे हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा जितना कैलिबर है, पूरे वर्ल्ड का यूथ पॉपुलेशन भारत में है। तो सरकार की पॉलिसीज उस दिशा में काम कर रही है, जिसका असर है कि हम आज 10 से 11 साल में चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं। और यही रफ्तार अगर आगे रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी गति और तेज होगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। सर, चलते चलते अब लास्ट में मेरा ये सवाल है कि इंदिरा गांधी के विजन और लीडरशिप स्टाइल में और नरेंद्र मोदी जी के विजन और लीडरशिप स्टाइल में क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं? देखिए, पहला चीज तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री का आपस में तुलना करना, अगर हम तुलना करते हैं तो ठीक है, हम उनके काम का तुलना कर सकते हैं। तो वो पूरा रिकॉर्ड है कि किसने क्या किया। लेकिन मैं अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि हर व्यक्ति का अपना एक पास्ट होता है और वो पास्ट उसके वर्किंग पे इम्पैक्ट डालता है। तो इंदिरा गांधी जी का जो पास्ट रहा है, जिस तरीके का उनका चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स में उनको जगह दी गई, और दूसरी तरफ मोदी जी किस फैमिली बैकग्राउंड से निकल के आए, भारत जैसे देश में उन्होंने गुजरात, जो कि एक डेवलप स्टेट के रूप में जाना जाता था, उसका नेतृत्व किया। फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री के रूप में आए और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद आप देख सकते हैं कि कोई भी नेशन आप लीडर की तुलना कीजिएगा, अभी आज के डेट में हो सकता है कि तुलना करके हमें लगता है कि हम वर्तमान समय में तुलना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भारत का सबसे गोल्डन एरा होगा, जो मोदी जी के नेतृत्व काल में हम इसको बोल सकते हैं। अगर भारतीय इतिहास को अगर लिखा जाएगा, भारतीय राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, अगर प्रधानमंत्री का इतिहास लिखा जाएगा, तो दिस इज द गोल्डन एरा लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है, इन्होंने जोड़ा है, समाज को जोड़ा है हर मामले में। क्योंकि देखिए, समाज, भारत का समाज तो बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है और यहाँ पे लगातार, और एक चीज और, हर चुनाव के बाद से आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर का देख लीजिएगा, उसका ग्राफ डाउन होता है, लेकिन इनका ग्राफ डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस बार 2024 में सीटें कम आई, उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सरकार अपने जो उसका डेडिकेशन है, जो उसका कमिटमेंट है, जो उसका कन्विक्शन है नेशन के प्रति, उसमें कहीं किसी से समझौता नहीं कर रही जी, और उसको एक्सिक्यूट कर रही है अपने पॉलिसीज के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी भारत अपने आप को इमर्जिंग लेके चल रहा है, और जो उनका 2047 का एक विजन है विकसित भारत का, वो ठीक है, 2047 में क्या होगा
हमें आज के डेट में पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम हर सिस्टम को उसके कल पुर्जे खोल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी दिशा में लेके जाता है। जिस प्रकार से हम रिफॉर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपने काम के प्रति एक कमिटमेंट पैदा हो रहा है, नेशन के प्रति कमिटमेंट पैदा हो रहा है, अपने कल्चर के प्रति हो रहा है, अपने रिलीजन के प्रति हो रहा है, और ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को नेशन बोलते हैं तो उस नेशन के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वी कैन से दिस इज द नेशन, सॉवरन नेशन। और भारत, मुझे लगता है कि आज इन सारी चीजों को एक तरीके से कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपनी पुरानी परंपरा को भी साथ में लेके चल रहा है, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट कर रहा है, वो चाहे मेडिकल फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, रिसर्च जो बेस्ड है। और अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि अभी जो पहलगाम की जो घटना हुई है और जिसमें जिस तरीके से डिफेंस ने और हमारे आर्मी ने जो पराक्रम दिखाया है, वो भारत सरकार के लिए डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट ओपन कर दिया है कि यहाँ के रिसोर्सेज के लिए आप रिसर्च और कराइए, इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी चीज के लिए आप जाने जाएंगे। क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, हर फील्ड में टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें सिर्फ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और ये सरकार दे रही है। और उसी का परिणाम है कि आज हम डिफेंस में इस लेवल तक पहुंचे हैं। हम सेल्फ रिलायंट हो गए। 2014 के पहले हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट नहीं थे, उधार के चीजों को लेते थे, हम हर चीज बाहर से मंगाते थे। और अभी सरकार ने अपने बजट में इस चीज को रखा कि आने वाले समय में हम इसका प्रोडक्शन लेवल और बढ़ाना है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये एकेडमिया के लिए भी और जो भी इस फील्ड में रिसर्चर हैं उनके लिए बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसी भी नेशन का डेवलपमेंट उसके रिसर्च R&D से ही होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर नए नए टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे, तब तक आप नया इनोवेशन नहीं दे सकते। और आज इनोवेशन का युग है, तो भारत के पास वो पोटेंशियल और क्षमता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो सर, आज बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था आपका हमारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये था एक कंपेयर और एक एपिक जर्नी भारत का, जो 1971 से 2025 के भारत को दिखाता है और बताता है कि किस तरीके से इंडो पाक वार उस समय भी हुए थे, और आज 2025 में पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले होते हैं, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 9 जगहों पे मिसाइल से किए जाते हैं। तो हम इसी तरीके के तमाम सारे उन टॉपिक को भी हम लाएंगे आपके लिए, और इन डेप्थ में हम आपको बताएंगे हर उस टॉपिक के बारे में, हर उस घटना के बारे में, कि उसके पीछे के फोर्सेज कौन कौन से थे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताती है। तो देखते रहिए द अपीलिंग भारत का ये खास शो पॉडकास्ट, जो कि जियोपॉलिटिक्स के ऊपर था, और हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि इन्हीं सारे विषयों के एक्सपर्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के हम और भी शोज लेकर आएं, तो आप हमारे ईमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं theappealingbharat@gmail.com पर। और आपके मन में भी अगर इस तरीके के इतिहास से जुड़े, राजनीति से जुड़े या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़े कोई घटना है, तो उसकी भी कहानी आप हमें मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं हमारे सोच को, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी जब इस वीडियो को देखें तो उसके बाद जब मिलें तो आपस में इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए वो भी रेडी रहें। और कमेंट करना जरूर न भूलें, क्योंकि जब कमेंट आप करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखते रहिए द अपीलिंग भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।